वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 243 है। यूपीपीएससी पीसीसी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट, इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखे, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 243 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। लेकिन उससे पहले 242 जो कल वाला टेस्ट था उसका एक क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको देख लेते हैं पहले। देखिए वो क्वेश्चन था ये, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो इस प्रश्न का जो पहला स्टेटमेंट था इसको इनकरेक्ट रखना था, लेकिन हुआ क्या, गलती से दोनों सही हो गई है। क्योंकि विश्व खुशहाली रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन ही WHO के द्वारा तो जारी की नहीं जाती है। बाकी इतना करेक्ट था, 137 देशों को खुशहाली के आधार पर रैंकिंग में प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल दूसरा वाला इसमें करेक्ट था। तो इसका आंसर केवल सी होना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना था, केवल 2। तो इसको याद रखिएगा। वैसे डिलीट कर दिया गया है ये प्रश्न। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या उड़ीसा। वो थी भरतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले, जिन्हें मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है, उनका निधन हो गया और उन्हें केरल सरकार के पहले गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कारम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पुरस्कारम ही है वो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में वर्तमान में कार्यात्मक महापत्तनों की संख्या कितनी है, जो वर्किंग में है। कार्यात्मक महापत्तनों की संख्या तो 12 है ये। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो भारत में 13 बड़े महापत्तन और 200 छोटे तथा मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं। हालांकि भारत में वर्तमान में जो कार्यात्मक महापत्तन उनकी संख्या 12 है, और 13वां जो महापत्तन है बधावन बंदरगाह या पत्तन महाराष्ट्र में निर्माणाधीन है। बाकी छोटे बंदरगाह में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है 48। ठीक है, उसके बाद गुजरात में है 42। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता होती है 2023 में, पुरुष एकल का विजेता कौन है। पुरुष एकल में जीते हैं नोवाक जोकोविच। उपविजेता अगर पूछ ले तो स्टेफानोस सितसिपास। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में किसको हराया, ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को पराजित किया। ठीक है, जोकोविच की बात करें तो जोकोविच का ये कुल 22वां और ऑस्ट्रेलियन ओपन का 10वां ग्रैंड स्लैम था उनका। और जोकोविच का जन्म हुआ था बेलग्रेड सर्बिया में 1987 में। ये 36-37 साल के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। काशफ उल महजूब किसने लिखा था। यह है अबुल हसन अल हुजबिरी की। देखिए 1039 में अफ़गानिस्तान में गजनी के पास स्थित हुजबिर के मूल निवासी अबुल हसन अल हुजबिरी को तुर्की सेना पर हमला करने हेतु सिंधु नदी पार करने के लिए मजबूर किया गया था। उसी दौरान वह लाहौर में बस गए तथा सूफीवाद का अर्थ समझाने के लिए फ़ारसी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम काशफ उल महजूब था, यानी पर्दे का अनावरण। ठीक है, सूफीवाद या तसव्वुफ। ठीक है, तसव्वुफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी इसमें देखिए कौन सा स्थायी सदस्य देश के रूप में शामिल नहीं है। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, कल के टेस्ट में भी कराए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, लेकिन जापान इसमें नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। बाकी यूएनएससी में सदस्यों की संख्या कुल 15 है, 5 स्थायी और 10 हैं अस्थायी। जो 5 स्थायी हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, बाकी जो 10 अस्थायी हैं
वो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। जैसे भारत यूएनएससी में 7 बार गैर स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है, और जनवरी 2021 में 8वीं बार जो है वो पुनः अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, यानी 8 बार हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इस तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वहीं स्थित है जहाँ एफआरआई है, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड के देहरादून में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है। इसका गठन 1767 में हुआ था। कितना पुराना देखिए। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थलाकृतिक, भौगोलिक एवं अन्य सार्वजनिक श्रृंखला के मानचित्रों या डेटा के उत्पादन एवं रखरखाव के साथ ही जियोडेटिक डेटा के उत्पादन का काम भी कर रहा है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। शुल्ब सूत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न मापक का विधान है। इसमें तत्कालीन समय की कानून व्यवस्था का वर्णन है। गुप्तकाल के विभिन्न शासकों की प्रशस्ति है। इसमें राजसूय यज्ञ के विषय में विधि विधान का वर्णन है। क्या है शुल्ब सूत्र के संबंध में सही? इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न मापन का विधान है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, शुल्ब सूत्र से ही भारत में ज्यामिति और गणित का अध्ययन प्रारंभ होता है, और इसके रचयिता बोधायन थे। और इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न मापन का विधान है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं? 189, ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी आईवीआरडी के रूप में स्थापित किया गया था इसको। बाद में आईवीआरडी विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है, जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहा है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। बाकी मेंबर की बात करें तो भारत भी इसका मेंबर है और 189 इसके सदस्य हैं। सिंथन टॉप दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर का है ये। देखिए, जम्मू कश्मीर में ऑफ बीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार सिंथन टॉप का मार्ग जो है फरवरी 2023 में खोल दिया गया। सिंथन टॉप एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो अनंतनाग जिले में ब्रेंग घाटी तथा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बीच स्थित है, और यह कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो देश के उत्तरी भाग में स्थित है और वैश्विक पर्यटन के प्रमुख स्थलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता काल में तांबे के लिए प्रसिद्ध था? तांबा, राजस्थान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध था और आज तक। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहोगे? एपिग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। तो एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र, अभिलेखों या अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों और पदकों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्रीय कला या मुद्रा शास्त्र के रूप में जाना जाता है। और स्ट्रेटिग्राफी भूविज्ञान की एक शाखा है जिसमें चट्टान की परतों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर अजय निम्नलिखित में से किसके विवरण के आधार पर दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशता का विचार विकसित किया? प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है ये। बताइए इसका उत्तर, बताइए क्या है। इन तीनों में से एक है। पीटर मुंडी भी नहीं है, इसका उत्तर है फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी। तो बर्नियर के विवरण ने 18वीं शताब्दी के बाद से पश्चिमी सिद्धांतकारों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशता के विचार को विकसित करने के लिए इस विवरण का उपयोग किया, जिसके अनुसार एशिया में शासकों को अपनी प्रजा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था, जिन्हें अधीनता और गरीबी की स्थिति में रखा गया था। साथ ही सारी भूमि राजा की थी और यहाँ निजी संपत्ति अस्तित्वहीन थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है?
यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 7 से 8 वर्षों की योजनाएं किस केंद्रीय मंत्रालय की है, वो उसकी सन कालानुक्रम लगाने के लिए पूछ लेते हैं। तो कौन सी योजना किस सन में है ये देख लीजिएगा उसको। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की है, ये 15 की है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संयुक्त सेना अभ्यास है ये अल नजाह किन दो देशों के बीच है? अल नजाह भारत और ओमान के बीच है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अल नजाह भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस सैन्य अभ्यास के दौरान संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीकी एवं प्रक्रियाओं के संयोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और शांति हेतु रक्षा संचालन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अल नजाह भारत ओमान। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऊपर एक एक्सप्लेनेशन में था भी। बरकत नहीं है, तज़किरात नहीं है, क़यामत नहीं है, तसव्वुफ़। देखिए सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ़। और कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला, जिसका अर्थ है ऊन, और यह उस खुरदरे ऊन कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ, और यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था और जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। हिस्ट्री का सवाल है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में वर्ष, सूची 2 में है वो घटनाएं। बम्बई में पहली कताई मिल कब? मद्रास हार्बर कब बना? बम्बई से ठाणे तक रेलवे लाइन डलहौजी। कार्नवालिस कोड। देखिए बम्बई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन 1853 की हो गई है, तो सी से कट जाएगा क्या? तीसरे का तीसरा, 2 में है सी का 3, तो सी और डी को हटा दीजिए, यानी आंसर ए है या बी है? तो कार्नवालिस कोड है 1793 का, ये सही है। तो ये हो जाना नहीं, इसमें भी है। मद्रास हार्बर बना 1881 में, ये सही हो गया। 1857 में बम्बई में पहली कताई मिल, तो 1 2 3 वाला हो गया, फिर 1 2 3 4 बी हो गया। तो वर्ष ही है घटनाएं। 1857 1857 में बम्बई में पहली कताई मिल और बुनाई मिल की स्थापना। 1881 में मद्रास हार्बर बन गया। 1853 डलहौजी का शासनकाल है ये। बम्बई से ठाणे तक रेलवे लाइन 1793। कार्नवालिस संहिता या कार्नवालिस कोड अधिनियमित। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भीमबेटका चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चित्र अधिकांश गुफाओं की दीवारों पर लाल और सफ़ेद रंग से बने हैं। ये गुफा चित्र सबसे पुराने लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं और इसमें गायन, नृत्य, शिकार तथा यहाँ रहने वाले लोगों की अन्य सामान्य गतिविधियाँ जैसे दृश्यों को दर्शाया गया है। सारे करेक्ट हैं ये। 1 2 3 डी है इसका आंसर। तो खोज भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज की बात करें तो वी.एस. वाकणकर द्वारा 1957 में की गई थी और अवस्थिति मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और भोपाल के मध्य रायसेन जिले में स्थित है ये। और यह विंध्य पर्वत की तलहटी में भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पेंटिंग्स या चित्रकला की बात करें तो भीमबेटका के कुछ रॉक शेल्टर में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र हैं और ये सबसे पुराने लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं, यानी 8,000 ईसा पूर्व, जो भारतीय मेसोलिथिक के अनुरूप है। ये चित्र अधिकांश गुफाओं की दीवारों पर लाल और सफ़ेद रंग से बने हैं। ठीक है। देखिए रॉक कला के इस रूप में कई विषयों को शामिल किया गया था। इसमें गायन, नृत्य, शिकार तथा यहाँ रहने वाले लोगों की अन्य सामान्य गतिविधियों जैसे दृश्यों को दर्शाया गया है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं। बाकी भीमबेटका की सबसे पुरानी जो गुफा पेंटिंग है वह लगभग 12,000 वर्ष पहले की मानी जाती है। इस तरह से एक बहुत ही आसान प्रश्न भी एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पत्र में ज़रूर आता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहोगे? पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन हो गया, वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का हो गया, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म के अनुरूप पृथ्वी का के बारे में जानना, तो भूमि विज्ञान हो गया मृदा का अध्ययन, डी है इसका आंसर।
तो मृदा के अध्ययन को भूमि विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन है। और पक्षी विज्ञान एक शब्द है जिसे प्राणी शास्त्र कहा जाता है, जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। डैश में अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऑक्सीजन चक्र में, कार्बन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या फास्फोरस चक्र में। स्कूल में नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, N2 जरूर पढ़ा होगा, साइंस साइड रही होगी तो बिल्कुल पढ़ा होगा। तो यहाँ उत्तर नाइट्रोजन चक्र ही है। नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अमोनीकरण की बात करें तो 5 चरणों वाला नाइट्रोजन चक्र, जिसमें अमोनीकरण शामिल है। आवश्यक नाइट्रोजन के साथ जीवित तत्वों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण। अपघटक की बात करें, अपघटक जो जानवरों और पौधों की कोशिकाओं को सरल घटकों में बदल देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की मुक्ति अमोनीकरण होने के लिए जरूरी है। और अमोनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक नाइट्रोजन जीवित वस्तुओं में अधिकांश अणुओं को अकार्बनिक अमोनिया या अमोनियम आयनों में बदल देती है। तो सही उत्तर हो गया नाइट्रोजन साइकिल। थोड़ा और जानिए। देखिए, नाइट्रोजन चक्र पृथ्वी की सजीव और निर्जीव प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रोजन परमाणुओं के प्रवाह को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन नाइट्रोजन चक्र पर निर्भर करता है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में बदल देता है जिसका उपयोग पौधे नए प्रोटीन बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस चक्र को पढ़ लीजिएगा, ये कार्बन चक्र है, इसको पढ़ लीजिएगा, और ऑक्सीजन चक्र को भी पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। इस प्रश्न पर हमने पहले भी चर्चा की है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न 68 बीपीएससी में अभी जो 12 फरवरी को हुई थी उसमें पूछा गया था। पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? परावर्तित सौर विकिरण, लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण या दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। देखिए, पृथ्वी को जो सूर्य ताप प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में होता है। लंबी तरंग विकिरण यानी दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसों द्वारा, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित की जाती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म नहीं होती। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी गर्म होती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्रीन हाउस गैसें स्थलीय विकिरण को अवशोषित करती हैं और गर्मी को वायुमंडल में पुनः प्रसारित करती हैं, जिससे ये गर्म रहता है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्य रूप से लंबी तरंग स्थलीय विकिरण या दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। तो विकल्प ए करेक्ट होगा। तो 20 प्रश्न थे, करंट के भी, जीएस के भी। इन सभी प्रश्नों का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।